हाँ, तो जो हम फलन अपनी प्रश्नावली जो 1.2 है फलन के प्रकार के ऊपर है, और फलन के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। उसके लिए थोड़ी सी हम बात करते हैं फलन क्या होता है। जैसे कि तो देखो, फलन के प्रकार में हम दो चीजें पढ़ रहे हैं कि एक तो होता है दो फलन होंगे। यहाँ अपने जो दो फलन के प्रकार दिए हुए हैं, और तो उन फलन के प्रकार में कौन कौन सा फलन दिया हुआ है। देखो, सबसे पहला फलन के प्रकार में है एककी फलन। एककी, और दूसरा है आच्छादित फलन, जिसको आप इजी वे में बोल सकते हो 1 1 एंड ओन टू। दो प्रकार के फलन है। तो जब इन दोनों फलन की हम बात करते हैं तो 1 और ओन टू फलन में देखो, 1 और ओन टू एक ही और आच्छादित भी बोल सकते हैं। एक ही फलन होता क्या है वास्तव में देखना है कि कोई फलन अपने को दिया हुआ है एफ ए से भी, इसी पे सारे क्वेश्चन है। या एक्स से वाई कोई सा भी ले लो, कोई भी एक जो अपने समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई फलन है, वो एक ही कब होगा, एक ही कब होगा कि जब यहां से मैं कोई भी ए समुच्चय, क्योंकि फलन किस पे परिभाषित है, समुच्चय ए पर, तो समुच्चय ए की रफली बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चनों पे। समुच्चय ए की कोई भी दो भिन्न अवयव, कोई भी दो भिन्न अवयव हो, मैं मर्जी है अपनी, दो अवयव कोई भी ले सकते हैं, कि कोई भी मैंने दो भिन्न अवयव लिए तो उनकी इमेज, मान लो x1 और x2 लिया मैंने, तो इनकी इमेज मतलब उनका प्रतिबिंब fx1 बनेगा और क्या बन जाएगा fx2। यदि ये दोनों भिन्न है तो हमेशा इनकी इमेज भी क्या बनेगी, इनका प्रतिबिंब भी हमेशा क्या बनेगा, भिन्न भिन्न बनेगा। भिन्न भिन्न मतलब कि यदि x1 और x2 कभी बराबर नहीं है तो उनकी इमेज भी हमेशा fx1 और fx2 कभी भी बराबर नहीं होगी, तभी वो फलन क्या होता है, एक ही फलन होता है। आप कहोगे सर ठीक है, चेक कैसे करेंगे, इसका एक दूसरा तरीका भी है, उल्टा भी बोल सकता हूं मैं यहाँ से, तो दो भिन्न भिन्न अवयव लिए तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न। उल्टा रिवर्सली बोलते हैं, देखो P इंप्लाइज Q, यहाँ से गणित की थ्योरी आती है कि यदि P है तो Q भी होना चाहिए, होगा। मैंने कहा कि x1 x2 भिन्न भिन्न है तो fx1 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, fx2 भी। एक होता है क्यों, तो यहाँ से आप नहीं समझोगे ज्यादा, इसको तो उठा दो, थोड़ा अलग लगेगा कि हम अलग लेवल पर जा रहे हैं, आसानी से समझ लो। अब मैं इसको उल्टा बोल सकता हूं कि यदि fx1 बराबर है, मतलब दो अवयवों की इमेज या उनका प्रतिबिंब बराबर है, ये केवल और केवल तभी हो x1 बराबर क्या हो x2, तब तो वो फलन क्या होगा, एक ही फलन होगा, वरना वो फलन क्या हो जाएगा। तो आप एक ही चेक करने का हमेशा हर बार यही तरीका रहेगा, ऐसे नहीं कि भिन्न भिन्न लेंगे, हर कितने अवयव, कोई अनंत अपरिमित समुच्चय होगा तो हर बार थोड़ी चेक करेंगे। तो हमें क्या कर ले, सीधी सी बात यह है कि हम fx1 की दो अवयव ले लेंगे, भिन्न भिन्न अवयव, दो अवयव लेंगे x1 और x2, और उनकी इमेज को बराबर कर देंगे fx1, फलन आपको दिया हुआ होगा, fx1 बराबर क्या कर देंगे fx2, ठीक है। अब यदि x1 बराबर x2 आ गया तो वो फलन, सीधी सी बात है, कौन सा फलन है, एक एक की फलन। यदि x1 और x2 बराबर नहीं है, fx1 और x2 तो बराबर आ गया fx2, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं हो तो भी इसका मतलब है कि दो भिन्न भिन्न अवयव की इमेज बराबर आ रही है, तो वो फलन क्या नहीं होगा, फिर एक ही फलन नहीं होगा। यहाँ से तो आप समझ, तो हर बार चेक करने का एक ही फलन का तरीका यही होगा। परिभाषा याद कर लो कि आप ये लेके चलेंगे हर बार, और ये हर बार शो कराना हो, यदि ऐसा हो गया तो एक ही काफी एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक में एक तो परिभाषा जो हमने पढ़ी है कि जो फलन की फलन फलन का परिसर, रेंज इंग्लिश में बोलते हैं, जो हमने बता चुके हैं पहले, ये सारे फलन का परिसर वगैरह क्या होता है। फलन का परिसर यदि समुच्चय b के बराबर है, यहाँ जो b होता है मतलब इस फलन का परिसर यदि b के बराबर, देखो काफी क्वेश्चनों में हमको, तब वो फलन क्या होता है, आच्छादक। एक तरीका तो ये सीधा, यदि फलन का परिसर
बी के बराबर नहीं है तो वो आच्छादक। एक तरीका तो ये होगा, आप जब हर जगह कि हम यदि फलन का परिसर सीधा यदि अपने को दिख रहा है कि फलन के परिसर था और वो यदि उसके समुच्चय बी के बराबर है तो पक्का फलन क्या होता है, आच्छादक। आच्छादक का मीनिंग क्या होता है कि समुच्चय बी का कोई भी अवयव, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के लिए या समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए, समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, किसी न किसी अवयव, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझना कि इसका मैं कोई भी अवयव लूं, वो अवयव इसमें एक ऐसा अक्ष अवयव होना चाहिए जिसकी क्या हो, उसका प्रतिबिंब, मतलब एफ एक्स बराबर, मैंने कोई ले लिया वाई, इसके अंदर कोई वाई है तो वो इसके किसी न किसी अवयव का क्या होनी चाहिए, इमेज या प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो अवयव क्या कहलाता है, आच्छादक। इसका मतलब रेंज यदि बराबर है, फलन का परिसर यदि समुच्चय बी के बराबर है तो वो क्या हो जाता है, बी के बराबर है तो आच्छादक। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा यदि शो करना है मुझे कि ये तो नहीं है सर, तो हम क्या करेंगे, देखो दूसरे में, और वो करने का अपने तरीका होगा कि यहां पे मैं कोई भी एक अवयव लूंगा वाई का, बी का कोई भी एक एलिमेंट लूंगा और वहां से हम क्या करेंगे, जैसे फलन में देखेंगे आगे, वहां क्या करेंगे, मैं वाई लूंगा कोई ना कोई बी का और मानेंगे, ये हर बार ये करें कि एक्स कोई अवयव है ए का। एक्स किसका अवयव है, एफ कहां से कहां लिया है, ए से बी, जहां एफ एक्स बराबर क्या है, वाई। तो ये मान के चलेंगे और दिखा देंगे कि एक मैं हर बार बी का कोई अवयव लूंगा यादृच्छिक रूप से, और उसके लिए मान लेंगे कि इसके में भी कोई अवयव एक्स है जिसकी जिसकी इमेज या प्रतिबिंब क्या है, वाई है। यदि ये ट्रू हो गया कि हर वाई, आपने वाई चूज किया और उसके लिए मुझे कोई एक्स मिल गया, इसको प्रश्नों से देखेंगे। ये तरीका होता है दूसरा। पहला तो क्या होता है, आच्छादक दिखाने के लिए, देखो एककी बहुत आसान है, एककी में एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू ले लो और एक्स वन बराबर एक्स टू दिखा दो। यहाँ क्या करना है, एक बार तो या तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है इसका प्रतिबिंब, इसका जो परिसर क्या आ रहा है, यदि वो परिसर अपने सही आ रहा है, इतना बनना है परिसर, तो वो परिसर बी के बराबर हो गया तब तो ठीक है। हमें ये केवल तभी दिखाना, परिसर बराबर नहीं है तब सीधा बोल देंगे। अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा तो कोई ना कोई बी का एक वाई ले लो, माना वाई बिलोंग टू बी है, जिसके लिए एक अक्ष ए में है जहां एफ एक्स बराबर वाई है। अब क्या करना है, दूसरा तरीका, यहां हर बार यहां क्या करना है, एफ एक्स बराबर वाई लेंगे और इस, अब एक्स बराबर वाई का फलन निकाल दो, अक्ष एक अक्ष एक तरफ कर दो और वाई पूरा, वाई के जितने भी जैसा भी बनता है एक तरफ कर दो, फिर चेक करें। ये होता है वो फलन निकालना, ऑन टू है कि नहीं। ये देखोगे हम एग्जाम्पल में, आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। देखो नेक्स्ट लाइन में पहला ही क्वेश्चन यही है अपना, कि यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया, देखो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x कोई फलन है। परिभाषित फलन कहां से कहां पर है, आर प्लस नहीं होगा यहाँ, यह आपको चेंज करना होगा। आर प्लस कौन सा होता है, कुछ 2-3 चीजें होती है, यहाँ होगा आर स्टार, जिसको नीचे लिखा हुआ होता है आर स्टार। आर स्टार क्या होता है, ये थोड़ा सा करेक्शन है। आर स्टार बराबर होता है वास्तविक संख्याओं में से जीरो को घटा दो तो आर स्टार समुच्चय बनता है। मतलब केवल जीरो नहीं है, और बाकी सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या बनता है, आर स्टार। तो यहां थोड़ा सा हमें करेक्शन रखना है, आर, और ये भी क्या है, आर, मतलब जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। कहोगे ठीक है सर, क्योंकि जीरो पे फलन, हम बताऊंगा कि आर स्टार क्यों लिया है इन्होंने, एककी और आच्छादक है, कि ये फलन एककी और आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणेतर आर स्टार है, जीरो के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। यदि प्रांत को आर स्टार से एन में बदल दिया जाए, किस में बदल दिया जाए, एन, एन किसका समुच्चय होता है, प्राकृत संख्याओं में। तो पहले तो हमें केवल इसमें आगे वाले की बात, यदि मैं आर को
मतलब इस आर स्टार को एन से बदल दूं तो सह प्रांत, और सह प्रांत क्या रख लें, सह प्रांत होता है ये वाला एप जहाँ एक्स से वाई पे होता है, तो ये होगा सह प्रांत, ये होता है प्रांत। इसको तो मैंने एन से बदल दूंगा, वो आगे करेंगे दूसरे पे, और दूसरे को किससे वही का वही रहने दूंगा, मतलब प्रांत चेंज करेंगे दूसरा। इसके दो पार्ट हो गए। पहला तो दिखाना है एफ एक्स बराबर 1/x से आर स्टार से आर स्टार पर एक की ओर आच्छादक है। तो देखो एफ डिफाइन किया है आर स्टार से, आर प्लस अलग होता है, आर प्लस होता है जीरो से लेकर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब जीरो को शामिल कर दो और अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, ये अलग है। आर स्टार पर डिफाइन होगा, ये आर प्लस पर नहीं पूछा इन्होंने। आर प्लस में तो जीरो भी शामिल हो जाता है। अब देखो फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर, यदि मैं एक्स का कोई मान रखूं तो 1/x, और जहां एक्स के हैं आर स्टार। आप भी सोच लो आर स्टार इन्होंने क्यों लिखा, आपको आसानी से इन्होंने बता दिया, सीधे डिफाइन करके कई बार देखना भी पड़ता है। जीरो पे ये क्या बनता है, 1/0 अनंत, 1/0 मतलब कोई डिफाइन नहीं होता, अनंत बोल सकते हैं, वैसे वैसे होता नहीं अनंत, कोई अनंत बनता है, मतलब ये परिभाषित ही नहीं होगा फलन। तभी इन्होंने x को वैल्यू क्या लिया आर स्टार, और y भी क्या लिया है आर स्टार, तो y के मान भी सारे उन्हीं पर लिया। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है 1 1 एक की, रखोगे एक की तो बहुत आसान है, अभी भी बताया मैंने। एक के लिए बात क्या करना है, देखो एक की का ऐसा तरीका हर बार यही लेना है कि माना x1 कोमा दो अवयव ले लो, x2 बिलोंग टू क्या है ए से लेने हैं तो आर स्टार, तथा एफ एक्स वन बराबर क्या है एफ एक्स टू, मतलब इन दोनों अवयवों की क्या है प्रतिबिंब बराबर है। ठीक है सर, बराबर है, प्रतिबिंब बराबर है तो x1 और x2 भी बराबर हो जाएंगे ना, तब तो ये क्या हो जाएगा एक की। तो ठीक है सर, और एफ एक्स वन क्या बनेगा, x की एफ एक्स बराबर 1/x, तो एफ एक्स वन बराबर जाएगा 1/x1, और एफ एक्स टू क्या बनेगा 1/x2। लिख दिया मान, यहाँ एफ एक्स बराबर है तो यहाँ से एफ एक्स वन और एफ एक्स टू आ जाएंगे। बिल्कुल सर। अब देखो क्या यहां से, अब इसको गुणा वगैरह करो, वज्र गुणा करते हैं तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा केवल x2, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, जब भी समीकरण हल करते हैं हमें तो बराबर क्या आ गया इंप्लाइज। हम क्या लेके चले थे, कोई भी दो अवयव माने थे x1 और x2, जहां पे fx1 बराबर x2 था तो x1 बराबर x2 आ गया, अतः ये फलन क्या बन गया है, ये फलन एक की है। इंग्लिश वाले बोल सकते हैं 1 1 है सर। बिल्कुल, ये तो हर बार है, ये तो आसान है क्योंकि ऑन टू में, अब देखो मैं ऑन टू में यहाँ देखता हूँ हर आर की वैल्यू स्टार पे 1/, मतलब आर तो हर, आप सोचो वही संख्या है जो हो सकती है इस दुनिया में। तो कहोगे सर इतने तो मन नहीं लिख सकता कि यहाँ पे कि इसका जो परिसर या रेंज बन रहा है, परिसर बन रही है वो आर स्टार के बराबर है, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका लेंगे। अब क्या चेक करना है, आच्छादक, आच्छादक में देखो क्या करना है, हर बार यही तरीका आपको लेना है कि मैं इसमें से कोई एक अवयव लूंगा, कोई भी अवयव मैंने मर्जी से लिया और मैं उसके लिए एक एक्स प्राप्त कर लूंगा, मतलब उसके लिए एक एक्स मिल गया कि जिसकी इमेज या जिसका प्रतिबिंब क्या है ये वाई है, ये लेके दिखा दूंगा तो प्रत्येक, मतलब एक लिया यादृच्छिक लिया मेरी इच्छा से, तो वो सबके लिए भी सत्य है कि नहीं है। वहां दो चीजें देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो मानेंगे कि y बिलोंग टू क्या है आर स्टार, ये आर स्टार कहां से लिया है सह प्रांत से लेंगे हर बार, आर स्टार में, तथा तो y आर स्टार में है, तथा x बिलोंग टू क्या है आर स्टार प्रांत में, ऐसा है कोई अस्तित्व में, मान लें एक्स्ट्रा, जहां एफ एक्स बराबर क्या आ रहा है मतलब y। अब इसको देखना है, ये लाइन हर बार लिखनी है, इस तरीके से करेंगे कि एक y से मैंने आर स्टार लिया जिसके लिए ऐसा x है कोई प्रांत में कि उस x का प्रतिबिंब क्या आ रहा है y,
यदि ऐसा हर वाई के लिए आ जाएगा, मैंने अपनी मर्जी से वाई लिया है, ठीक है सर ले लिया, तो उसके लिए प्रतिबिंब एफ एक्स बराबर वाई, ये हर तरीका हर बार इस तरीके से करेंगे तो यही रखना है अपने को तरीका, याद कर लो कि पहले कोई वाई लेंगे, उसके लिए कोई ऐसा एक्स होगा, हर बार मानेंगे कि है कि नहीं, फिर आगे देखेंगे होता है कि नहीं होता है। अब क्या करना है, एफ एक्स बराबर क्या है वाई इंप्लाइज, आपको कुछ नहीं सोचना, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/x बराबर क्या आ गया वाई। देखो सर ठीक है ये तो बहुत है, तो देखो हर बार आच्छादक एक की दिखाने के लिए, आच्छादक दिखाने के लिए मानेंगे कि कोई वाई है जो सप्रांत से लेंगे, उसके लिए कोई ऐसा एक्स, तो वाई के लिए एक्स मिल जाएगा, इसका मतलब हर वाई के लिए ऐसा एक्स था, मतलब हर वाई के लिए आपको एक ना कोई अवयव मिल गया एक्स में, जिसकी इमेज क्या बन रही है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वाई मिल रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा वो आच्छादक, हर वाई की लिए मिल रहा है तभी तो आच्छादक होता है, ठीक है। तो सर ये हो गया, तो एफ एक्स बराबर हर बार वाई मानना है, सीधा भी याद रखो एफ एक्स बराबर क्या करना है, सीधा लिखना वाई। अब एफ एक्स का फलन दिया हुआ है 1/x, तो 1/x बराबर वाई। अब यहां से सीधा क्या करना है, अब यहां केवल एक्स एक तरफ कर दो और सारी चीजें जो भी वाई के पदों में लिख दो। देखो अब मैं वाई को नीचे ले आता हूं, तो यहां से मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि एक बराबर इस अक्ष को इधर गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा एक्स वाई, और अब अक्ष को केवल एक तरफ रखना है, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 1/y, रख दिया सर, एक अक्ष एक तरफ है। अब देखो समझना यही टॉपिक है, अक्ष को हर बार एक तरफ लेना है, ये एक तरीके से पैटर्न है, समझोगे, तो क्योंकि हमें हर वाई, अब देखो वाई कहां से आ रहा है, वाई की वैल्यू कहां से आ रही है आर स्टार से, कहां से आ रही है आर स्टार, मतलब धनात्मक संख्या, जीरो को छोड़कर सारी वास्तविक संख्या। तो देखो हर वाई के लिए एक्स कैसा मिल रहा है 1/, समझो आप कि मैंने वाई लिया 2, वाई 2 लिया वास्तविक संख्या, तो उसके लिए मुझे एक्स कैसा मिलेगा 1/2, मतलब 1/2 का प्रतिबिंब भी क्या है तो वाई जीरो नहीं हो सकता ना, वो तो इसने पहले ही बोल रखा है, देखो यहाँ जीरो आर केवल आर दिया हुआ होता ना तो जीरो की इमेज नहीं बनती। अब आप वाई कहाँ है, देखो हर वाई पर ये वाई है ना, ये कहां से ले रहे हैं हम, ये देखो इस पर परिभाषित तो है क्या एक्स, यहाँ यही देखना है, ये यहां तक आगे फिर हमें ये चेक करना है कि वाई की प्रत्येक वैल्यू पर एक्स हो रहा है क्या। अब वाई जीरो पर नहीं होता कभी भी एक्स प्राप्त, क्योंकि जीरो पर एक्स अनंत बनता है, तो मतलब अनंत वाई जीरो कब प्राप्त होगा जब एक्स क्या हो अनंत। हाँ, लेकिन सर इन्होंने कहा है कि वाई तो इसके में है ही नहीं आर प्लस में, तो इन्होंने पहले ही हटा दिया, आपकी हर चीजों में पहले हटा के, तो वाई जीरो के अलावा आप कोई भी मान ले लो, आपको ऐसा एक्स वास्तविक संख्या, देखो मैं वाई 2 लेता हूँ तो एक्स कैसा मिल जाएगा 1/2, मैं वाई 2 लेता हूँ तो कैसा मिल जाएगा एक्स 1/2, फिर 2 वहां पे, तो यहाँ ये, तो प्रत्येक अक्ष, तो यही चेक करना है हर बार कि वाई कोई भी आर स्टार में है, उसके लिए मैं मानूंगा कि ऐसा एक्स है कि एफ एक्स बराबर वाई, ये मानेंगे एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स का मान रखो, ये सीधा फंडा भी चेक रख सकते हो, जिसको सोचते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, एफ एक्स बराबर वाई मानो, एफ एक्स का मान रखो, फिर सीधा क्या कर दो कि अक्ष को केवल अक्ष को एक तरफ कर दो, हर जगह यही करें, और वाई वाले पद, अब ये देखना है कि वाई के प्रत्येक मान पर देखो, वाई के प्रत्येक जीरो को छोड़कर वाई हर जगह परिभाषित है सर, ये फलन बन गया एक, ये जीरो को छोड़कर हर जगह परिभाषित है 1/y, बिल्कुल है, वाई का मान 2 रखो तो भी परिभाषित है, मतलब वास्तविक वैल्यू आ रही है, केवल वाई बराबर जीरो ने पर ही एक्स अनंत आ रहा है, तो इसका मतलब, और वाई जीरो इनको पहले ही हटा रखा है, होता तो नहीं बनता लेकिन जीरो के अलावा ही बना रखा है, तो एक्स बराबर 1/, क्या आ रहा है, तो क्या बना, अब यहां से देखना ये इतना आ गया, तो एक्स बराबर है अपने 1/y, तो प्रत्येक y के लिए x कैसे क्या मिल रहा है 1/, मतलब आपको सर वहां से उठाओगे 2 जहां ये x लिख गया, तो जहां f ऑफ x, x क्या लिया मैंने f ऑफ 1/y बराबर क्या आ रहा है 1/y, फलन क्या है 1/, तो यहाँ x की जगह 1/y मानो, तो फलन देखो एफ एक्स बराबर कितना है, आप देखो एफ एक्स बराबर कितना होता है 1/x, तो मैं यहाँ एफ ऑफ 1/y कितना बन जाएगा, x की जगह 1/y लिया तो 1/1/y, तो y ऊपर चला जाएगा और कितना बन जाएगा, तो मतलब क्या सीधी सी ये फिर हर बार करना है, जो x को एक तरीके से लिख दिया ना हर बार x बराबर 1/y, तो फिर इस 1/y से y लाना है, मतलब f 1/y जो भी मान होता है x का वो यहाँ रखोगे, तो फलन है x 1/x 1/y बराबर क्या आ जाएगा तो y। अब क्या हुआ
कि मुझे प्रत्येक y के लिए इमेज बनी कि नहीं, मुझे y का मैं कोई भी लेता हूँ y, तो उसके लिए मुझे एक x कैसा मिला, 1/y, उसकी इमेज क्या आ रही है, y बन रहा है। इसका मतलब ये फलन क्या हो जाएगा, अतः है यह फलन आच्छादक है। फलन कैसा है, आच्छादक है। आपको बस एक ही तरीका याद रखना है, इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। मतलब हर बार क्या करना है, देखो यही तरीके बाकी बहुत क्वेश्चनों में करेंगे हम, एक एक ही दिखाना, तो f(1) बराबर x2, यहाँ से डायरेक्ट दिख जाता है कि जो परिसर है वो आच्छादक के बराबर है, तो ठीक है, नहीं दिखता है तो हम एक बार y लेंगे, और उस y के लिए ऐसा x होगा कि fx बराबर y, ये fx बराबर y रख लो, फिर fx का मान रख दो, रखने के बाद में x बराबर क्या, x को केवल एक तरफ और y को एक तरफ, फिर यहाँ चेक करना आपको, मैं देखो बहुत जगह चेक कराऊंगा कहीं परिभाषित है कि ये y केवल एक ही जगह परिभाषित नहीं है, 0 पर, और वो y की वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ y 0 पहले से ही बना कर रखा है कि है ही नहीं, तो मतलब हर जगह परिभाषित है। तो अब प्रत्येक y के लिए हमें एक ऐसा x कौन सा मिला, 1/y, प्रत्येक y के लिए एक कैसा x मिला, 1/y, जो कि क्या है, मिल रहा है। तो प्रत्येक y के लिए आपको एक बिंब मिल रहा है जिसकी इमेज क्या आ रही है, y। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा यही तो परिभाषा है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि उस अवयव की इमेज या उसका प्रतिबिंब क्या हो, वो y हो। यही हमने दिखा दिया। अब क्या पूछा है इसने, ये इसमें देख लो, अब इसने प्रांत को किससे बदल दिया, n से। अब नया फलन देखो इसमें क्या लिया है, नया फलन देखो, अब इसने f क्या कहा, इसने कहा कि सर n से क्या डिफाइन कर दिया, r स्टार पर, और fx बराबर क्या है, 1/x। देखो इनका प्रांत और परिसर का बड़ा खेल है, ठीक है। अब ये पूछता है कि क्या ये फलन एककी और आच्छादक है क्या। एककी के लिए तो देखो मैं क्या करूंगा, फिर fx1 बराबर x2, इसको डायरेक्ट वही पहले वाला तरीका, fx1 बराबर क्या, 1/x1 बराबर 1/x2, तो मतलब क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2, फिर एककी तो है, इतना आसान है। यहाँ देखो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिया है, अब प्राकृत संख्याएं लिमिटेड है, 1 2 3 4 5 केवल यही होती है, जबकि वास्तविक संख्याओं में सारी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसका परिसर, परिसर क्या बन जाता है, f, मैंने 1 लिया तो कितना बना, 1/1 बराबर कितना बन फलन x, मैंने 2 लिया तो x की जगह कितना रख दो, 1/2 हो जाएगा। मैं 3 ही ले सकता हूँ क्योंकि प्राकृत संख्या है, तो क्या बनेगा, 1/3। मैं f(4) ले लूंगा तो क्या बनेगा, 1/4। ऐसे ही बनेंगे और कोई संख्या, तो जो परिसर है वो समुच्चय क्या बन जाएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। परिसर में तो यही आ रहे हैं सर। और आर स्टार क्या है, आर स्टार है 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या। तो देखो परिसर क्या आर स्टार का नहीं सर, आर स्टार में तो 2 भी होता है, लेकिन इसके परिसर में 2 ही नहीं आ रहा, तो मतलब इसका परिसर किसके बराबर नहीं है, इसके बराबर। ये होता है संख्याओं का खेल, यहाँ आर स्टार होता तो हो जाता, लेकिन प्राकृत संख्याओं पर परिसर, ये क्वेश्चन करोगे जितने हम प्रैक्टिस करेंगे, एक बार थोड़ा अटपटा लगे कि सर ये कैसे पता चला, ये हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं इसमें से ये पता चलता है। तो आर स्टार ये बन गया, सर परिसर किसके बराबर नहीं है, लिख दो, परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, सह प्रांत के बराबर है, अतः है फलन आच्छादक नहीं है, फलन क्या नहीं है। आप यदि परिभाषा को ढंग से समझ गए हो ना, जो पहले समझाइए, तो कुछ नहीं है। तो ये 2 तरीके दोनों इसी क्वेश्चन में आ गए। एक तो वो वाई लेके चलेंगे, वो कब लेके चलेंगे, क्योंकि आर स्टार बहुत अवयव होते हैं, आर स्टार में 1 से लेकर 2 के बीच में भी 1.1, 1.2, 1.11 कितनी संख्या, लेकिन एन में कुछ निश्चित संख्याएं हैं, 1 2 बीच वाली नहीं होती। तो यहाँ से परिसर बनाया 2, तो देखो 2 आर स्टार में 2 तो है, हाँ सर है, लेकिन कोई अवयव है क्या जिसकी इमेज 2 रही आ रही, नहीं सर इसमें 2 कभी नहीं आएगा, 1 आएगा, 1/2 3, 1/, क्यों लिए 1/6, 1/7, फिर 3 की भी नहीं आएगी, 4 की नहीं, तो 1 भी कम से कम, तो इसका मतलब परिसर आर स्टार के बराबर नहीं है, तो वो क्या नहीं होता, आच्छादक। एक की और आच्छादक में यही है, थोड़ा सा आच्छादक में दिक्कत कभी कभी आ सकती है, इसके अलावा नहीं आएगी, ठीक है सर। अब देखो
अब इस दूसरे क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या ये आच्छादक है कि एककी है क्या। तो देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, हर बार वही तरीका आएगा सर, दोनों में से एक सोच लो। पहले आप है ना फलन आच्छादक देखने के लिए पहले परिसर बनाने की कोशिश करो, और परिसर केवल उन्हीं का बनाना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ होना प्रांत। देखो परिसर कब बनाएंगे, आप कहोगे सर कब, आर दिया हुआ होना प्रांत, तब परिसर मुश्किल होगा, कई जगह हो सकता है लेकिन हर बार नहीं होगा आर। लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या इन पर आप परिसर बनाने की एक बार कोशिश कर लेना कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना, तब आर पे बहुत कम केस पर करना है, वरना वो वाई वाला मेथड ही लेंगे। लेकिन एन हो जेड हो इन दोनों पे तो आप पहले परिसर ही निकाल लो, वास्तव में बराबर नहीं मिलेगा बहुत बार, तो ये भी एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। ठीक है सर, तो अब देखो ये, और यहाँ फलन ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसका प्रांत क्या कहां से कहां परिभाषित है, प्राकृत संख्याओं से लेकर प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, केवल एक, दो, सीधा तीन, चार। मैं पूछ दूं कि 1.1 है क्या, नहीं है सर, 1.1 प्राकृत संख्या बिल्कुल। तो देखो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, तो मैं कहता हूं हमें एक की चेक करना है, तो एक की चेक करने का तो वही तरीका कि माना x1 और x2 कहां पे हैं, प्राकृत संख्या ए, इसमें से लेंगे हर बार, यहां से एन से, तथा साथ में क्या मानेंगे, तथा एफ ऑफ x1 बराबर क्या मानेंगे, ये लैंग्वेज लिखनी है। और अब हमें क्या दिखाना है, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 है तो पक्का है, ठीक है सर, एफ x1 बराबर x2 माना है, इंप्लाइज मतलब क्या हो जाएगा, एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर, और x2 बराबर क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे सर मैं सीधा x1 बराबर x2 लिख दूं क्या, नहीं, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या होगा, हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस का x2, क्यों, माइनस एक का स्क्वायर भी बराबर, देखो माइनस एक का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक के स्क्वायर के, और एक के स्क्वायर भी एक के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोई दो संख्याओं का वर्ग बराबर हो का मतलब क्या होता है, या तो वो दोनों संख्याएं बराबर हैं, या एक संख्या दूसरे का क्या है, ऋणात्मक। कैसे, वन का स्क्वायर किसके बराबर है, वन के स्क्वायर के, लेकिन वन का स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वन के स्क्वायर के। क्या मतलब, या तो वो संख्या बराबर है तभी वर्ग बराबर होगा, या क्या होता है एक किसके बराबर है, माइनस के, ये तो छोटी क्लासों में पढ़ा है। लेकिन साथ में क्या दे रखा है, x1 और x2 इन्होंने प्राकृतिक संख्या, हमने कौन सी संख्या ली है, इसका मतलब क्या होगा, या तो x1 इसके बराबर होगा x2 के, या x1 किसके बराबर होगा, माइनस x2। यहाँ से दो चीजें आती है, प्लस का निशान ले लो तो x1 x2 के बराबर होगा, या x1 किसके बराबर होगा, माइनस x2 के। ठीक है सर, तो सही बात कही, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है कि x1 और x2 प्राकृत संख्या ही होती है, इसका मतलब प्राकृत संख्याएं हैं तो मैं धनात्मक ही लूंगा, x2 भी प्राकृत है तो माइनस x2 क्या बन जाता है, प्राकृत संख्या नहीं रहेगी, जबकि हमने ले रखा है कि x1 क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है ना, अरे समझो या, तो यहाँ केवल क्या आएगा, x1 बराबर x2, क्यों, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो गया आगे वाले में देखना, क्योंकि x1 और x2 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं सर, ठीक है, x1 और x2 प्राकृत संख्याएं हैं सर, तब ये बराबर ही ऋणात्मक मान के बराबर नहीं हो सकता। मैं कहूंगा x2 दो ही है, यहां से मान लो, तो x1 क्या बनेगा, माइनस का दो, x2 प्राकृत संख्या तो दो ले सकता हूँ ना, हाँ ले ली सर, तो x1 क्या बनेगा, माइनस का दो। लेकिन हमने ये भी तो ले रखा है कि x1 और x1 भी तो प्राकृत संख्या, माइनस दो प्राकृत संख्या नहीं बनती ना, तो ये कभी नहीं होगा, इसमें से ये अपने आप ही कट गया, केवल क्या बचेगा, दो हो सकते थे लेकिन ये एक ही रहा। अब इसका मतलब फलन f क्या है, एक की, क्योंकि हमें तो यही दिखाना था, पूर्णांक होता तो दोनों रहते, क्योंकि माइनस वाली संख्या भी होती है, लेकिन f एक की, बिल्कुल सर, बराबर। अब मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट ही बोल देता x1 बराबर x2, आप तो ध्यान ही नहीं देते कि नहीं x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर होता है, x1 बराबर प्लस माइनस का x2 होता है, लेकिन माइनस वाला अपने आप कट जाएगा क्योंकि ये संख्याएं हैं जो फलन, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, किस पर परिभाषित हो रहा है, प्राकृत संख्याओं पर है। आगे दिखाऊंगा और भी चीजें इसकी। अब फिर हम चेक करेंगे सर आच्छादक, आच्छादक ऑन टू वन वन, और
तो आच्छादक के लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, वही बोल देता हूँ कि यहाँ प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर फलन परिभाषित है, तो इसका निकाल लो परिसर। परिसर क्या बनेगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, बार बार नहीं। एक पर एक की इमेज क्या बनेगी, एक स्क्वायर। क्या बनेगी, दो सीधा दो ही तो आएगा ना, एक्स के मान एक से सीधा दो पर ही हो सकता है, दो स्क्वायर। तीन पर क्या बन सकता है, तीन स्क्वायर। चार पर चार स्क्वायर। ऐसे ही तो परिसर में अवयव आएंगे। और ये क्या बन गया सर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पांच पांच 25। अब आप देखो, जबकि इसका सह प्रांत प्राकृत संख्या है, एक दो तीन चार सारी है, लेकिन इसका परिसर क्या बन रहा है, एक चार, एक से सीधा चार। तो दो और तीन अवयव है प्राकृत संख्याओं में, क्या उसके लिए कोई अवयव है क्या जिसकी प्रतिबिंब दो बन रहा हो, नहीं है सर, केवल यही है। तो ये जो परिसर बन रहा है, परिसर कर सकते हो ना, ये परिसर क्या बराबर है क्या, परिसर किसके बराबर नहीं है। हाँ ऐसे लिख देता हूँ, आपको तो लाइन पूरी लिखना है। सह प्रांत इंप्लाइज फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी। इसके और बहुत पार्ट हैं, देखो हर पर एक्स स्क्वायर पर कितने पार्ट है आपको, कि देखो इसमें इनका कितना रोल है, किस पर परिभाषित है, सह प्रांत कौन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपको, हाँ वही देखो। अब एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित है, जेड से जेड। जेड कौन सी होती है, आपको पहले तो ये होना चाहिए, माइनस का तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन। ठीक है, क्या वन वन है क्या। अब मैं देखो सीधा एग्जाम्पल लूंगा तो आपको दिक्कत आएगी। देखो यहाँ प्राकृत संख्या ही नहीं है। अब इसी से देख लो एक बार, कि मैं एफ एक्स वन बराबर एक्स टू रखूंगा एक्स स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा सीधा, एक्स वन बराबर एक्स टू या एक्स वन बराबर माइनस का एक्स टू। वहां तो एक्स वन और एक्स टू प्राकृत संख्या है, तो यहाँ क्या है सर, पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों संभावनाएं हैं। मैं दो लेता हूँ तो एक एक्स टू दो लेता हूँ तो एक्स वन माइनस दो आता है सर, वो पूर्णांक है। इसका मतलब ये दोनों संभावनाएं हैं। इसका मतलब फलन क्या नहीं है, एफ एक्स वन बराबर एक्स टू तो है, लेकिन उसके लिए या तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ रहा है या एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू भी आ रहा है। दो संभावनाएं कैसे, देखो नेक्स्ट वाले में मैं यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लूँ। क्योंकि एफ एक्स वन, एफ ऑफ दो की इमेज कितनी आती है यहाँ से, एफ ऑफ दो किसके बराबर होगा, दो का स्क्वायर बराबर कितना, क्या वहां से। क्यों, क्योंकि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, इसका मतलब क्या है, या तो एक्स वन बराबर एक्स टू है या एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू है। और देखो माइनस एक्स टू मतलब एक्स टू दो लिया तो माइनस दो की इमेज भी चेक कर लो, और माइनस दो की इमेज कितनी आ रही है, क्या। तो देखो एफ ऑफ दो किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस दो के, लेकिन दो किसके बराबर नहीं है, माइनस दो। इसका मतलब एक की नहीं है। एक की क्या कहता है, कि दो भिन्न भिन्न अवयवों की प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। दो भिन्न भिन्न अवयव हैं, दो और माइनस दो, लेकिन उनके प्रतिबिंब बराबर हैं, तो ये वन वन नहीं होगा। तो वहां से निकल के आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये जेड है, एन होता तो एक की होता, जेड है तो एक्स वन बराबर एक्स टू पर भी है, और यहाँ माइनस वाली संख्याएं भी इसके अंदर है, तो एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू वाला तो यहीं से निकल गया। अब मैंने एक्स टू, आप कहोगे कि सर मैं तीन ले लूंगा, ठीक है, तो एक्स वन क्या है, माइनस तीन। इसका मतलब तीन और माइनस तीन पर भी एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं आती है, तब ये एक की नहीं है। आया ना समझ में, देखो। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या नहीं होता, किस फलन, आप तो रट के बैठ जाओ कि सर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वो अभी पहले में तो कराया था। अरे प्रांत देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सर एक की तो नहीं बना। फिर आच्छादक, आच्छादक में क्या दिक्कत, आच्छादक में देखो इमेज निकालो। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक चीज देखो, मतलब मैं प्रत्येक अवयव की इमेज, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का मान कोई भी रखूं, का प्रतिबिंब एक्स स्क्वायर में आएगा। तो मैं माइनस दो रखूं तो भी प्रतिबिंब, देखो एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, पता है आपको, चाहे दोनों संख्या धनात्मक हो चाहे वो एक्स धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। मैं एक्स दो लेता हूं तो इसकी प्रतिबिंब क्या बनता है, चार। मैं माइनस दो लेता हूं तो भी क्या बनता है, फिर चार। तो एफ एक्स स्क्वायर का मान कभी ऋणात्मक आएगा क्या, एक्स स्क्वायर का मान नहीं आएगा। तो मैं यहां से या तो डायरेक्ट लिख लूं, जीरो से जीरो बनेगा, एक स्क्वायर का एक बनेगा, दो स्क्वायर का चार बनेगा, तीन स्क्वायर का नौ बनेगा। अब कहोगे सर उधर वालों का
माइनस एक स्क्वायर का कितना बन रहा है, एक ही तो बन रहा है। माइनस दो स्क्वायर का बराबर दो के ही बराबर हो रहा है, 4 हो रहा है ना। तो मतलब जितने अवयव हैं, जो इमेज इनकी आ रही है 1 2 3 की, वही एक की इमेज माइनस एक के बराबर आएगी, दो की माइनस दो के, तीन की माइनस तीन के। इसका मतलब इसका जो परिसर बनेगा, या तो डायरेक्ट लिख दो परिसर क्या बनेगा, और परिसर में धनात्मक संख्याएं आएंगी, इस ये भी कह सकते हो, सीधा लिख सकते हो परिसर में केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं, जबकि जेड में ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। तो इसका मतलब इसका परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, क्योंकि एफ एक्स स्क्वायर के रूप में बदलेगा तो सारी संख्याएं क्या होंगी, धनात्मक। या परिसर ऐसा लिख दो, 0 एक स्क्वायर एक, एक और माइनस एक की इमेज बराबर है तो सीधा एक ही लिख दो, दो और माइनस दो की बराबर है, सीधी क्या आएगी 4, तीन और माइनस तीन की कितनी आएगी, 3 स्क्वायर 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 4 और माइनस 4 की 16। तो ये तो यही आ रही है, जबकि प्राकृत जेड में माइनस वाले की तो छोड़ो, दो की इमेज ही नहीं मिल रही, अभी दो है ना जेड में, उसका ही कोई अवयव नहीं मिल रहा जो प्रांत में। तो इसका मतलब परिसर किसके बराबर नहीं है, इसको दो तरीके हैं करने के, परिसर किसके बराबर नहीं है, प्रांत। या क्या कह सकते हो, देखो दूसरा तरीका इसमें और है अच्छा करने का। एक तो ये निकाले सर, ये नहीं निकला तो क्या कहो, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, अतः है एफ एक्स के प्रांत में, देखो प्रांत में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, एफ एक्स के प्रांत में, एफ एक्स के प्रांत में सभी, एफ एक्स का प्रांत ऐसा लिख दो, एक्स का प्रांत धनात्मक होगा, मतलब धनात्मक संख्याओं का समुच्चय होगा। दोनों तरीके में आपकी मर्जी है, धनात्मक संख्याओं का समुच्चय ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो चाहे माइनस का मान रख दो एक्स का, लेकिन बनेगी धनात्मक। तो प्रांत क्या बनेगा, धनात्मक। लेकिन सह प्रांत जेड में ऋणात्मक संख्याएं भी है, ऋणात्मक तो है ना, ऋणात्मक संख्या भी है, ठीक है सर। अतः जो प्रांत है वो किसके बराबर नहीं हो सकता, सॉरी जो परिसर है, अरे परिसर बोलना है, एफ एक्स के परिसर, अतः परिसर किसके बराबर नहीं है, सह प्रांत के। इसका मतलब ये क्या नहीं है, दोनों में से आपकी मर्जी है। तो आसान है, देखो तीसरा और देख दें इसमें, घबराना नहीं है आपको, पहले देखना है किस पर, दूसरे का तीसरा। यहाँ ऐप कहाँ से कहाँ पर है, आर से आर, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं में तो सारी संख्याएं आ जाती हैं, तो आर में माइनस एक भी है एक भी है, वही बात वहां हो गई, माइनस एक का वर्ग भी एक होगा, एक का वर्ग भी, तो या तो सीधा लिख दो। तो यहाँ से क्या आया था अपने पास, मैंने x1 और x2 लिया था, तो x1 बराबर, देखो ज्यादा टाइम करने की जरूरत ही नहीं है, x1 बराबर प्लस माइनस का x2 आएगा। इसका मतलब मैं x2 बराबर एक बार एक ले लूं तो x1 कितना बन गया, माइनस एक। इन दोनों की इमेज बराबर आ रही है क्या, देखो आएगी पक्का। एफ ऑफ एक बराबर एक स्क्वायर बराबर कितना, एक। एफ ऑफ माइनस एक भी कितना, माइनस एक का वर्ग कितना होता है, माइनस एक गुणा माइनस एक कितना होता है, एक। सर एफ ऑफ एक और एफ ऑफ माइनस एक तो बराबर हैं, लेकिन एक किसके बराबर नहीं है, तो ये एक की होगा क्या, सर बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये इस पर निर्भर करता है कि प्रांत क्या था एक की देखने के लिए, ठीक है सर। अब दूसरा आर है, देखो आर में क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं, हाँ सर होती हैं। लेकिन अब परिसर क्या बनेगा, एक्स का मैं आर के जितने भी मान रखूं, इसका परिसर तो क्या बनेगा, मैंने एक्स जीरो रखा तो जीरो बन जाएगा, जीरो से आगे सारी संख्या रखते जाओ, कोई भी रख दो चाहे, ले तो परिसर तो जीरो से ज्यादा ही होगा ना, मतलब परिसर तो वही धनात्मक ही बनेगा, परिसर क्या होगा, धनात्मक। लेकिन आर में ऋणात्मक संख्याएं भी है, पता नहीं कितनी है, माइनस अनंत से लेकर जीरो वाली। तो क्या इसका जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर है क्या, सर नहीं। तो वही बात, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, अतः ln f का परिसर, ln f का परिसर धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, धनात्मक वास्तविक संख्याओं, हाँ
समुच्चय होगा, केवल धनात्मक। अतः है, जबकि सहप्रांत में क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। जबकि सहप्रांत वास्तविक संख्या है, इतना लिख दो। सहप्रांत क्या है, आर है। तो क्या जाएगा, फलन का परिसर किसके बराबर नहीं है, सहप्रांत बराबर होता। तो मैंने कहा था ना, ऑन टू के लिए या तो प्रांत सहप्रांत को परिसर के बराबर दिखाना है या वाई लेना होता है। वैसे भी कर सकते हो, वाई तरीके से भी। अरे -1 के लिए क्या कोई ऐसा एक्स मिलेगा क्या भाई? यहां से मैं कोई अवयव लेता हूँ, यहां से -1 लिया, इसके लिए ऐसा एक्स भी चाहिए। तो कोई भी -1 का वर्ग, क्योंकि धनात्मक ही बनेगी सारी, तो कभी कोई भी आर के लिए ऐसा माइनस ऋणात्मक संख्या आ ही नहीं सकती। तो वो भी लिख सकते थे, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल है आपको। दो ही तरीके याद रखने, या तो परिसर प्रांत के बराबर नहीं होनी, और नहीं है तब ठीक है, वरना वो वाई लेके चलेंगे, और वाई लेके चलेंगे तब पक्का लगभग आपके क्वेश्चनों में अच्छा तक मिलेगा ही। इतना अंडरस्टूड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एककी और आच्छादक, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। एककी को वन वन और या इंजेक्टिव दोनों नाम यूज में ले जाते हैं। ऑन टू के लिए सर्जेक्टिव और ऑन टू। अब एफ एक्स बराबर देखो, एक्स के ऊपर दिखाई दिया इन्होंने। एक चीज आप देखो, दो चीजें होती हैं, x1 बराबर x2 होना, उसका तो x1 बराबर होता है प्लस माइनस का x2, क्योंकि खा जाता है। लेकिन x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब होना, तो x1 बराबर x2 ही होता है। जैसी संख्या का मान होगा, देखो -1 का क्यूब कितना होता है रे, -1 को कितनी बार गुना करो, 3 बार। ये तो प्लस बन गया, लेकिन वापस -1 ही होगा। क्यूब बराबर होता है यदि और केवल यदि संख्याएं बराबर हो। वर्ग बराबर होता है दो संख्याओं का यदि दोनों संख्याएं एक दूसरे के हों, या तो दोनों संख्याएं बराबर हो या एक दूसरे की ऋणात्मक मान के। तो यहाँ से देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, और एफ कहाँ से डिफाइन है, फिर एन से लेकर एन पर डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये एन है, ये भी एन है, ठीक है सर। देखेंगे एफ एक्स वन बराबर एक्स टू का मतलब एक्स क्यूब, एक्स वन क्यूब बराबर क्या आ गया सर, एक्स टू क्यूब। ये माना है कि माना x1 और x2, वो लैंग्वेज आपको बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अब अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, वरना अपना टाइम ज्यादा खराब होता है। x1 क्यूब, और ये नियम है छोटी क्लासों में आपको सिखाया कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब है, केवल और केवल कब होता है, x1 बराबर क्या हो x2। सभी संख्याओं पर चेक कर लेना चाहिए कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब है, केवल और केवल यदि क्या होता है, x1 बराबर x2 हो, तभी ये क्यूब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या लिया था कि एफ एक्स वन बराबर एक्स टू है, कब हुआ है, जब x1 बराबर क्या हो x2। इसका मतलब ये फलन क्या बन गया, एककी। यहाँ प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्रांत n हो चाहे r हो। x1 क्यूब तो पहले से ही पता है कि x क्यूब दोनों बराबर केवल और केवल तभी होते हैं जब x1 बराबर क्या हो ठीक है सर। दूसरी चीज, अब आच्छादक। आच्छादक के लिए मैंने कहा देखो n आ रहा है ना, तो परिसर ही निकाल लो। परिसर क्या बनेगा, सीधा ही लिख दो। परिसर में इधर भी धनात्मक है, तो धनात्मक वाला तो नहीं लिख सकते कि यहाँ n धनात्मक है, इसकी सारे प्रतिबिंब धनात्मक ही बन रहे हैं। अरे इसमें भी धनात्मक ही है, तो परिसर डिफाइन कर लो ना। n का मान 1 क्यूब, n का मान 2 का 2 क्यूब, 3 क्यूब से सीधा क्या जाएगा 4 क्यूब। ये क्या बनेगा, 1 के बाद में सीधा 8 ही आएगा, परिसर में 27 ही आएगा, 64 ही आएगा, 125। अरे सर 1 से 8 के बीच में 2 3 4 5 6 है, मतलब ये तो गायब ही हो गई परिसर। तो मतलब इसके दो, इसमें दो है ना, दो के लिए कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिल रहा कि एफ एक्स बराबर 2 आ जाए। 3 के लिए मिल रहा है, 1 के बाद 8 के लिए 2 मिल रहा है बस, 27 के लिए 3 मिल रहा है। भाई एन में 8 है तो 8 के लिए 2 मिल रहा है, 27 के लिए। लेकिन इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 इनके लिए कोई नहीं मिल रहा। इसका मतलब परिसर को आर से लिखते हैं। इसका मतलब परिसर किसके, सीधा वो लैंग्वेज पहले में लिखा है, परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सर आच्छादक नहीं है ना। आसान, इतना आसान है। तो हर बार वाई भी नहीं लेके, वाई आगे आएगा तो वहां लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा, अब ये जेड से जेड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है।
ये एक ही तो होगा, क्योंकि fx1 बराबर fx2 है, तो मतलब x1 क्यूब बराबर क्या है, x2 क्यूब है। का मतलब x1 बराबर क्या होता है, केवल और केवल x2 के धनात्मक और ऋणात्मक के लिए क्यूब तभी बराबर होते हैं जब वो संख्याएं बराबर हो। तो सर ये एक ही तो है। आप कहोगे सर माइनस का, देखो 2 का क्यूब क्या माइनस 2 क्यूब के बराबर होता है क्या, स्क्वायर होता है, लेकिन नहीं होता, 8 होता है, और ये -8 होता है। यहाँ से ये क्या बन गया, कम हो गया। इसलिए क्यूब तभी बराबर होंगे जब संख्याएं बराबर हो, वर्ग तभी, वर्ग बराबर होते हैं तब संख्याएं बराबर भी हो सकती हैं, या संख्याएं एक दूसरे के ऋणात्मक मान के भी बराबर हो सकते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये सारों में से। अब आच्छादक के लिए वही सर इमेज निकाल लो, कोई नहीं। देखो प्रेशर क्या बनेगा, निकाल लो प्रेशर, एक्स क्यूब से निकाल रहे हो तो आर। देखो -3 के लिए क्या, वहां से 3 की संख्याओं के लिए -3 के लिए माइनस का 27, -2 के लिए माइनस का 4 नहीं 8, और -1 के लिए माइनस का 1। इधर क्या बनता जाएगा, वही 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, और 2 के लिए 8, 3 के लिए 27, ये बन रहा है सर प्रेशर। जबकि प्रेशर तो ये बन रहा है अपना, और जबकि क्या है, वो क्या है अपना जो सह प्रांत, सह प्रांत तो सर जेड है, और जेड क्या होता है, -3, -2, -1, मतलब -1, 2, 3, -4, -5, -6, ऐसी सारी संख्या आती है। 0 लिखने का इसलिए 1, 2, 3 इसमें सर सारी, क्या ये इसके कभी बराबर हो सकता है। अब इससे आगे वाली आ सकती है, पीछे बीच में कहीं ऐसा कोई एक्स नहीं मिलता, क्योंकि एक्स क्यूब बढ़ता जाता है। इसका मतलब सर जो सह प्रांत किसके बराबर नहीं है, प्रेशर के, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, प्रेशर के बराबर नहीं है, तो ये क्या नहीं है सर, आया समझ में। लैंग्वेज आपको कहीं मिल जाएगी, हमें पर्सन मैन समझना है। नया क्वेश्चन है कि सर महत्तम पूर्णांक फलन, पहले तो 11वीं में पढ़े हैं आपने फलन, जो फलन वाले टॉपिक में फलन की परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि फलन महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। हाँ सर पढ़े होंगे, याद नहीं है तो दोबारा से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फलन है ये महत्तम पूर्णांक फलन, और यहीं से क्वेश्चन 3 प्रकार के फलन पढ़े थे 11वीं में, तीनों प्रकार को हमें देखना है, एक की अच्छा तक आगे आते रहेंगे कंटिन्यू, वो देखते रहेंगे। पहला है महत्तम पूर्णांक फलन को इस प्रकार से रखा जाए, होता क्या है, सीधी सी बात क्या है समझना है कि x का मान देखो 0, 1, 2, 3, 4, एक बार ये लिख लो आप, इधर -1, -2, -3, मुझे एक बार में क्या लिखने की कोशिश करूं, महत्तम पूर्णांक को बहुत इजी वे में बताता हूं मैं। यदि x का मान 0 से लेकर 1 के बीच, 0 या x का मान 0 होगा, या x का मान 0.1 से लेकर 1 नहीं हो सकता, 0.9, 0.99999 भी हो सकता है। 0 या 1 से बीच में, 0 को शामिल करते हुए 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी संख्या हो, कुछ भी, f ऑफ 0 हो, उसका मान भी क्या रहेगा, ये 0। f ऑफ 0.9 का मान भी क्या रहता है, 0। f ऑफ 0.8 का मान भी क्या रहेगा, 0। मतलब 0 और 0 से 1 के बीच की जितनी अनंत संख्या होती है हमेशा मान का क्या रहेगा, 0। अब क्या देखो दूसरा, 1 को साथ रखते, 1 को साथ रखते तथा 2 के बीच की 1, तो इसका मतलब x का मान देखो, x का मान कितना हुआ था, 0 को शामिल कर लो और x 1 से कम है, तब fx का मान कितना बना सर, 0 ही होगा हमेशा। ठीक है सर। अब x का मान पहले वाली को शामिल कर 1 से लेकर 2 के बीच में, मतलब 1 को शामिल करते 2 के बीच में, चाहे 1.1 हो 1.2 हो, सबके लिए f का मान, x का मान कितना रहेगा, 1। मतलब क्या है, f ऑफ 1 का मान भी 1 होगा, f ऑफ 1.1 का मान भी क्या होगा, 1 ही रहेगा, f ऑफ 1.9 का मान भी क्या रहेगा, 1। महत्तम पूर्णांक फलन ये होते हैं। अब सर 2 को शामिल करते, मतलब पीछे वाला जिसको शामिल किया उन्हीं के मान, 2 को शामिल करते हैं और 3 के बीच की जितनी भी संख्या है उनका मान, मतलब x का मान क्या लूं, 2 या 2 से तो ज्यादा और 3 से कम, इन सब पे fx का मान हमेशा कितना आएगा, 2 फिक्स संख्या आएगा।
वैसे मतलब 2.2 पे भी 2 ही आएगा, 2.3। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। इधर देखो, -1 को शामिल करते हुए 0 को छोड़ दो। 0 से -1 के बीच में क्या आएगा सर? -1 शामिल कर। -2 से लेकर -1 के बीच में मान क्या आएगा? -2। 0 तो हमने इधर शामिल कर लिया ना, तो अब इधर पीछे वाले को शामिल करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ क्या सेट बनेगा? -1 और x का मान हो तो f ऑफ x कितना आएगा सर? -1। पीछे वाले शामिल है तो -2 को शामिल करते हुए -1 के बीच में, देखो इधर ही पीछे वाले का 2 को शामिल करते 2 या 2 3 से बीच में, 2 और 3 के तो 2 आएगा। तो इधर पीछे यही तो होता है ना, इधर ये रहा -1 को शामिल करते 0 के बीच में -1, -2 और में पहले कौन है? -2 को शामिल करेंगे तो -2 और -1 के बीच में जितनी भी संख्या उनका मान माइनस क्या आता है? 2 होता है। ये फलन क्या होता है सर? महत्तम पूर्णांक फलन। तो आपको एक की तो आसानी से दिख गया। हाँ सर, एक ही नहीं होगा ना, क्योंकि 0 का मान भी 0 ही है, 0.9 का मान ही 0 आएगा, मतलब दो संख्याएं बराबर नहीं है और उनका मान अलग अलग आ रहा है। तो आप कुछ भी लिख दो, एक सर एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 1.2, एक ही मान आता है, लेकिन एक संख्याएं अलग अलग है, उनका मान बराबर आ रहा है, तो एक ही नहीं है। अतः सीधा लिख दो ये एग्जाम्पल, क्योंकि एफ ऑफ 1 बराबर कितना आता है सर? 1। एफ ऑफ 1.1 कितना आता है? महत्तम पूर्णांक फलन में कितना आएगा? इसका भी 1 आएगा सर, बस एक ही नहीं है। आप फलन समझो फिर एक क्या सर। अच्छा देख, अरे देखो अब एक प्रेशर क्या बन रहा है? प्रेशर में देखो कौन कौन से, कि जब 0 से लेकर 1 के बीच में मान आ रहा है ना, इसके बीच में 0 से लेकर सर 1 के बीच में मान है, तो फलन का मान केवल क्या लेता है? 0। 1 से 2 के बीच में मान क्या लेता है सर? 1 ही लेता है। 2 से 3 के बीच में मान क्या आएगा फलन का? 3 ही रहेगा हमेशा। 3 से 4 के बीच में क्या आएगा? केवल 4 ही आएगा। तो सर प्रेशर में तो अवयव 0 से 1 और 2 3 4 ही आएंगे। तो सर मैं कह दूं कि सर 1.5 की इमेज, ऐसा कोई अवयव नहीं मिलेगा। 1.5 कभी नहीं आ सकता महत्तम पूर्णांक में। महत्तम पूर्णांक में क्या आएगा? 0 आएगा या 1 आएगा, 2, मतलब पूर्णांक संख्या ही आ सकती है। तो महत्तम पूर्णांक फलन का प्रेशर क्या होता है? एक बार और देखो थोड़ा सा। देखो मैंने क्या कहा, महत्तम पूर्णांक फलन का प्रेशर हमेशा पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक की बोला ना, महत्तम पूर्णांक फलन का प्रेशर क्या बनता है? हमेशा पूर्णांक संख्याएं z बनता है, और z वास्तविक संख्याओं यहाँ पर, जबकि यहाँ का जो सह प्रांत r ले रखा है, तो पूर्णांक तो हमेशा छोटे होते हैं। ये दे समझा दिया मैंने। क्यों? 0 बनेगा, ये 2 बनेगा, सॉरी 3 और 4 के बीच में 3 ही बनेगा, 4 और 5 के बीच में 4। तो फलन का मान वास्तविक संख्याओं पर यहाँ से यहाँ पर 1 2 बने, इधर -1 ही बनेगा, -2। तो इसका प्रेशर क्या बन रहा है सर? पूर्णांक संख्याएं। अरे नहीं है तो देखना, तो इसका प्रेशर क्या बन रहा है? पूर्णांक संख्याएं। क्यों? क्योंकि सर मैंने f का मान क्या रखा? देखो 0 से लेकर x का मान 1 के बीच में आता है, तो fx का मान क्या बनता है सर? 0। fx का मान 1 बनता है कब सर? x का मान 1 से लेकर किसके बीच में आता है? 2 के बीच की सभी संख्याओं के लिए। fx का मान 2 बनता है सर जब x का मान 2 से लेकर 3 के बीच में। ऐसे ही सर -1 से लेकर x का मान 2 के बीच में हो तो बनता है -1। फिर -2 से लेकर x का मान 3 के बीच हो माइनस, तो बनता है -2। फिर -3 से लेकर, तो ये संख्याओं का ये परिसरित आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है सर? पूर्णांक संख्या बन रहा है। इसका मतलब महत्तम पूर्णांक परिसर किसके बराबर नहीं है? प्रांत के। तो ये क्या नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट। तो देखो महत्तम पूर्णांक फलन ना तो एककी होते हैं आर से आर पर, ना क्या होते हैं? आसादक। ठीक है, अब एफ एक्स बराबर क्या है? मोड एक्स। नया देखते हैं, एफ एक्स बराबर क्या है? मोड एक्स। ये क्या होता है? मापांक फलन तो बोलते हैं मापांक। तो अब देखो मापांक फलन क्या होता है? एफ एक्स बराबर मोड एक्स, मतलब आप x का मान कोई भी रखो, जैसे मैंने रखा, और ये डिफाइन कहां से लिया इन्होंने? r से r पर। दो तरीका होता है। मापांक हमेशा किसी भी संख्या को धनात्मक बना देता है। तो कि देखो f ऑफ -1 कितना बनेगा? मोड ऑफ -1, और मोड ऑफ -1 हमेशा क्या बन जाएगा? 1। फिर f ऑफ 1 बराबर क्या बनेगा? मोड ऑफ 1,
ये भी क्या बनेगा सर 1। मापांक फलन ये तो होता है, मापांक में x का मान कोई भी लो हमेशा उसका उत्तर 1 ही है, धनात्मक संख्या आएगा। ठीक है सर, धनात्मक बना दे। तो यहाँ से क्या है, एफ ऑफ -1 तो किसके बराबर है, ओ एफ ऑफ 1 के, यहीं से समझा। लेकिन x1 बराबर x2 है क्या, नहीं है। तो ये फलन क्या नहीं है, एककी नहीं, क्या नहीं है, एककी नहीं। क्यों नहीं है, समझ गए, क्योंकि मोड ऑफ x तो हर जगह देखते हैं मोड ऑफ -2 बराबर मोड ऑफ 2 होता है। फिर देखोगे ना तो एककी हो नहीं आच्छादक है। आच्छादक क्यों नहीं, वही मैंने ये फलन कहाँ से कहाँ पर परिभाषित है, आर से आर पर। ठीक है सर, एफ एक्स बराबर क्या है सर, मोड ऑफ, आप एक्स का कोई भी मान रखो, एफ एक्स हमेशा मोड ऑफ एक्स से क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। क्या आएगा, धनात्मक। तो एफ ऑफ 0 कितना आता है, 0। एफ ऑफ -1 भी कितना आएगा, 1। एफ ऑफ से माइनस का 1.5 भी आएगा, कितना आएगा, माइनस का 1.5, कितना आ जाएगा सर, धनात्मक। एफ ऑफ 2 कितना आएगा, मोड ऑफ 2 बराबर 2। कोई भी माइनस संख्या ले लो, उसका मोड कितना बन जाता है, वापस से धनात्मक। मतलब, और ये जो धनात्मक इसका परिसर, तो ये जो अपना मोड फलन है, इसका परिसर क्या बन जाता है, तो भी धनात्मक वास्तविक संख्या। अब तो ये लिख सकते हो, यह जो मोड ऑफ का परिसर है, या इस फलन का परिसर, या जो मापांक फलन है, मापांक फलन का परिसर हमेशा क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। या ऐसा भी बोल दो कि सर जो मापांक फलन है उसके परिसर में संख्याएं केवल धनात्मक ही आएंगी, जबकि सहप्रांत आर है उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऐसा इमेज हमने लिखा है। तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए हमें कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिल रहा जिसकी इमेज क्या आ जाए, ऋणात्मक संख्या। देखो इसमें ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एफ एक्स बराबर मोड एक्स क्या है, मापांक फलन, मापांक फलन का परिसर धनात्मक वास्तविक संख्याएं होता है, धनात्मक होता है या धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। आपको एक ही बात है दोनों में से जो याद रहे, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। जबकि सह प्रांत क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है। अतः फलन का, मापांक फलन का परिसर, मापांक फलन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मापांक फलन का परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, सह प्रांत के बराबर नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं, तो फलन आच्छादक नहीं। ठीक है, तो दोनों फलन, हमने दो फलन देखे हैं अभी, एफ एक्स बराबर मोड एक्स इंपोर्टेंट फलन है, और एफ एक्स बराबर धनात्मक महत्तम पूर्णांक फलन, मापांक फलन किस पर, आर से आर पर, और पूर्णांक फलन मोड ऑफ एक्स आर से आर पर। आर से आर पर क्या नहीं होते, दोनों ही ये फलन क्या नहीं होते हैं, अपने एककी और आच्छादक नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन।